चलिए आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉसेस, रोटर मैकेनिकल पावर और एयर गैप पावर में रिलेशन होता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कोई ना कोई आता रहता है, या तो आपसे रिलेशन पूछ लेगा या इससे रिलेटेड आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ठीक है, तो पीजी मतलब क्या हुआ, एयर गैप पावर हो गई। इस एयर गैप पावर को हम लोग स्टेटर पावर बोलते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर की इनपुट पावर। ठीक है, ये आपकी क्या है, कॉपर लॉसेस है। ठीक है, रोटर का कॉपर लॉसेस है और ये रोटर मैकेनिकल पावर जो जनरेट होती है। तो पीजी अनुपात पीसीयू अनुपात पीएम इक्वल टू 1:s। एस क्या आपका स्लिप है, अनुपात 1 - s। पीसीयू अनुपात पीजी अनुपात पीएम इक्वल टू 1:s अनुपात 1 - s। पीएन अनुपात पीजी पीसी इक्वल टू 1 - s अनुपात s अनुपात 1। तो बच्चों इसमें आंसर आपका पहला सही है, पीजी अनुपात पीसीयू अनुपात पीएम इक्वल टू 1:s अनुपात 1 - s। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको अपनी ज़बान पे याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेरण मोटर में सर्किल डायग्राम से ज्ञात किया जाता है। पावर फैक्टर ज्ञात करेंगे, स्लिप ज्ञात करेंगे, इफ़िशियंसी ज्ञात करेंगे, पावर ज्ञात करेंगे और सभी। तो जो आपका सर्किल डायग्राम होता है वो उससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, पावर फैक्टर ज्ञात करते हैं, स्लिप ज्ञात कर सकते हैं, इफ़िशियंसी ज्ञात कर सकते हैं, पावर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है, डीसी मोटर को, अल्टरनेटर को, 3 फेस इंडक्शन मोटर को, सिंक्रोनस मोटर। तो जो आपकी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है इसको हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये क्या करती है, ट्रांसफार्मर के समान म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण होता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स का 1.5 गुना, मैक्सिमम फ्लक्स का 5 गुना, मैक्सिमम फ्लक्स का 2 गुना और नन मतलब कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका जो φr होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स का 1/1.5 गुना होता है, या कभी कभी आपको 3/2 φm भी दे देंगे। तो यही आपका आंसर है। क्या कह रहा है, यदि प्रेरण मोटर का रोटर खुला पथ हो जाए तो क्या होगा। ठीक, रोटर नहीं चलेगा, रोटर पर कोई प्रभाव नहीं होगा, रोटर अधिक गति से चलेगा और नन मतलब कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रोटर चलेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रोटर चलेगा नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर की खोज किसने की थी, टेस्ला ने, फैराडे ने, न्यूटन ने और लेंज ने। तो प्रेरण मोटर की खोज आपकी टेस्ला ने की थी। किसने की थी, टेस्ला ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डैश डैश में बदलता है। कह रहा है जो प्रेरण मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल में, केमिकल में, पोटेंशियल में, नन। तो जो आपका इंडक्शन मोटर है, प्रेरण मोटर है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, मैकेनिकल। एक अच्छी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस के लिए इंडक्शन मोटर होना चाहिए, हाई रोटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, मीडियम रोटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, लो रोटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो बच्चों क्या होना चाहिए, हाई रोटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटर कोर को लैमिनेट किया जाता है एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, कॉपर लॉसेस को कम करने के लिए, क्षैतिज हानि कम करने के लिए, नन। तो देखिए जो कोर होती है, चाहे आपका इंडक्शन मोटर हो, चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका कोई भी हो, लैमिनेट इसलिए करते हैं कि एडी करंट लॉसेस कम हो।
ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, एडी करंट लॉसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि प्रेरण मोटर का रोटर परिपथ प्रचालन स्थिति में होता है, हमेशा खुला रहता है, बंद रहता है, दोनों नन। तो बच्चों हमेशा क्या रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की स्लिप नेगेटिव होती है जब NR माइनस NS होता है। NR मतलब क्या है, रोटर की स्पीड है, और NS क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। NS बराबर NR होगा, NS माइनस NR होगा, नन। तो जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाएगी तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स के सापेक्ष चाल होती है, 0 होती है, 1 होती है, अनंत होती है, 0 होती है, मतलब नन होती है। तो आंसर क्या होगा, 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर में समानता रोटर घूमता है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, घूर्णी क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है, दोनों में नन। तो जो आपका देखो क्या होता है, एक्चुअली क्या है, जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो क्या होता है कि हम लोग स्टेटर पे 3 फेज बाइंडिंग करते हैं। तो स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई जब देते हैं तो स्टेटर में क्या होता है, 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एयर गैप से होता हुआ आपका रोटर पे आता है। तो क्या होता है, रोटर और एयर गैप जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद जो आपका रोटर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमने लगता है। तो यही ये पूछ रहा है, तो क्या होगा, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में EMF का समीकरण 4.44 F 5 max N 4.44 kp kd F T5 इक्वल टू 4 F 5 max N। तो बच्चों ये आपका इंडक्शन मोटर का EMF का इक्वेशन है और ये आपका अल्टरनेटर का EMF का इक्वेशन है। ठीक, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रेरण मोटर को कहा जाता है, इंडस्ट्रियल मोटर कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं, डायरेक्ट मोटर कहते हैं, नन। तो जो आपकी प्रेरण मोटर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल मोटर, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं। प्रेरण मोटर को डैश डैश कहा जाता है, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर, प्योर AC मोटर, इंडस्ट्रियल मोटर, ऑल। तो देखिए ये सब जो दिया है, रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी इसको कहते हैं, प्योर AC मोटर भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल मोटर भी कहते हैं। तो इसके तीनों नाम है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सर्किल डायग्राम से क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, पावर, इफिशियंसी, स्लिप, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो आपका सर्किल डायग्राम है उससे हम लोग क्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, पावर ज्ञात कर सकते हैं, स्लिप ज्ञात कर सकते हैं, इफिशियंसी ज्ञात करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का अनुपात होता है 2a/a² + 1, 2as/s² + a², a/a² + 1, नन। तो देखिए ये इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का जो अनुपात होता है ये होता है 2a/a² + 1। और ये जो दिया है ये आपका रनिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क का अनुपात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेयरिंग के खराब होने की वजह से मोटर डैश डैश गति से चलने लगती है, धीमी, उच्च, सामान्य, बहुत उच्च। तो देखिए इंडक्शन मोटर में हम लोग कौन सी बेयरिंग यूज़ करते हैं, बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं। और अगर ये ख़राब होगी तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, धीमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 लघु परिपथ जांच से पता चलता है। अब कह रहा है कि जो इंडक्शन मोटर में 100 सर्किट टेस्ट होता है उससे हम लोग क्या पता करते हैं, आयरन हानि, भंवर धारा हानि, कॉपर हानि, नन। तो आयरन हानि जो हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट से ज्ञात करते हैं। ठीक है, और लघु परिपथ जांच को हम लोग ब्लॉक रोटर टेस्ट भी कहते हैं,
तो इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर हानियाँ ज्ञात करते हैं। कॉपर हानियाँ क्या होती हैं, ये अस्थिर हानियाँ होती हैं, या कह सकते हैं कि ये वेरिएबल हानियाँ होती हैं, ये लोड पर डिपेंड करती हैं। फुल लोड पे ये मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो रोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, 0 होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समान होगी, नन। तो बच्चों की क्या होगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समान होगी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्लिप का मान क्या होता है, 1 होता है, तो एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ होता है। जब यहाँ पे स्लिप का मान 1 रख देंगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगी, वही पूछ रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि एक मोटर की स्लिप का मान 1 से कम है तो या डैश डैश पर प्रचालित है, मोटरिंग मोड पे, जनरेटिंग मोड पे, ब्रेकिंग मोड पे, कोई नहीं, मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड। देखिए 3 मोड होते हैं, मोटरिंग मोड, ब्रेकिंग मोड और जनरेटिंग मोड। ठीक, तो मोटरिंग मोड और जनरेटिंग मोड में जो स्लिप का मान होता है वो क्या होता है, 1 से कम होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, मोटरिंग मोड या जनरेटिंग मोड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में, अब देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में पूछ रहा है कि जो स्टार्टिंग टार्क और फुल लोड टार्क और स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट और स्लिप में क्या रिलेशन होता है। तो पहला दिया टी एस टी अपॉन टी एफ एल इक्वल टू आई एस टी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। ठीक, और दूसरा दिया है टी एस टी अपॉन टी एफ एल इक्वल टू 1/3 आई एस टी अपॉन आई एफ एल इंटू एस एफ का होल स्क्वायर। टी एस टी अपॉन टी एफ एल इक्वल टू आई एस टी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एस एफ एल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, कुछ बुकों में आपको के स्क्वायर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों स्टार डेल्टा के लिए ये रिलेशन होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार डेल्टा के लिए रिलेशन है, ये आपका डोल स्टार्टर के लिए है। ठीक है, और ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के लिए है। ठीक है, ये तीनों याद कर लीजिए। इससे बिहार TG2 में न्यूमेरिकल पूछा गया है, इस फॉर्मूले से बिहार TG2 में न्यूमेरिकल पूछा गया है, इसीलिए मैं इस पर वीडियो जो बनाया हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉलिंग में क्या होता है। देखिए क्रॉलिंग क्या है, एक प्रकार का दोष है। इस दोष में क्या होता है, जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है वो बहुत कम स्पीड पे चलती है। वो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू nth, मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका 7वां भाग से चलती है, सिंक्रोनस स्पीड के 4थे भाग से चलती है, सिंक्रोनस स्पीड के 5वें भाग से नन। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होता है कि क्रॉलिंग में क्या होता है, जो सिंक्रोनस मोटर होती बेटा वो आपकी अपनी स्पीड से नहीं चलती है, मतलब वो लो स्पीड पे चलती है, जिससे क्या होता है हार्मोनिक्स जनरेट हो जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही है। 3 फेज प्रेरण मोटर द्वारा विकसित टार्क किसके बराबर होता है। भंवर धारा क्षय, कुल विकसित मैकेनिकल पावर, रोटर में स्थानांतरित वायु अंतराल पावर, कोई नहीं, स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम हानि के अंतर के बराबर। तो इसमें आंसर यही सही है, स्टेटर आउटपुट और रोटर ताम हानि के अंतर के बराबर क्या होता है, आपका जो टार्क होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NS पर निर्भर करता है, जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड से कौन चलता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो किस पे निर्भर करता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, नंबर ऑफ पोल्स पे, रोटर की लंबाई पे, ए और बी। देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी। कॉगिंग को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। देखिए कॉगिंग क्या होती है, कॉगिंग भी एक प्रकार क्या है, आपका फॉल्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। इसमें क्या होता है कि जो आपके रोटर के स्लॉट्स हैं, जब आपके स्टेटर स्लॉट्स के बराबर होते हैं तो दोनों में लॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण मोटर चल नहीं पाती है। ठीक है, इसी को घटना को हम लोग कॉगिंग कहते हैं। ठीक, कॉगिंग को क्या कहते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं, टीथ लॉकिंग कहते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, टीथ लॉकिंग कहते हैं। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटर की संरचना डैश डैश होती है, वर्गाकार होगी, वलयाकार होगी, त्रिभुजाकार होगी, आयताकार होगी। जो आपका स्टेटर है उसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, वलयाकार होती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक 4 पोल एसी मशीन की कुल विद्युत डिग्री निम्नलिखित के बराबर होगी। 180 डिग्री, 720 डिग्री, 360 डिग्री, 1080 डिग्री। देखिए न्यूमेरिकल आया, इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा आपको। देखिए न्यूमेरिकल कैसे होगा, थोड़ा पेंसिल गिर गई थी। हाँ ठीक, अब देखिए एक फार्मूला होता है, चाहे आप लोग नोट कर लीजिए, इससे न्यूमेरिकल बहुत आएंगे आपके, अभी तो शुरुआत है। देखिए थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू ये होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ठीक, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपसे कई बार एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेगा भी। ठीक, वाइंडेज के जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसका बहुत यूज़ होगा। अब पोल आपके कितने हैं, 4 हैं, तो 4/2 और थीटा मैकेनिकल को हम लोग 360 डिग्री लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना है 720 डिग्री। 360 का दुगना क्या होगा 720, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों की बिहार TGT और जे की तैयारी अच्छे से करा सकूँ। ठीक है।